बिहार इंटीग्रेटेड बीएड 2021 की प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर 2021 को निर्धारित है। परीक्षा में काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं और ऐसी स्थिति में मॉडल सेट से तैयारी करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसी क्रम में मैं मॉडल सेट के प्रश्न पत्र लेकर के आ रहा हूं और इसके पहले के वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर वॉच करें। और आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, तो उसी मॉडल पर आधारित मैंने एक सेट तैयार किया है और इस सेट में आप समझोगे प्रश्नों के पैटर्न को, प्रश्नों के प्रकार को, और इसी के अनुरूप आपको अपनी तैयारी करनी है। तो पहला सवाल आपके सामने है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एम, एन, ओ, पी, क्यू तथा आर। परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं। कितने शादीशुदा जोड़े हैं? तो 2। एन एक व्यवसायी है तथा क्यू का पिता है। आर ओ का दादा है तथा प्रॉपर्टी डीलर है। पी क्यू की दादी है और एक गृहिणी है। ओ एम की बेटी है। परिवार में एक व्यवसायी, एक प्रॉपर्टी डीलर, एक महिला प्रवक्ता तथा 2 विद्यार्थी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं प्रश्नों को दूंगा, प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेना है और इसके बाद इसको सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसके बाद मैं आंसर भी बताऊंगा, तो फिर आपको आंसर मिलाते चलना है। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, एम का ससुर कौन है? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अगला प्रश्न है, एम का क्या व्यवसाय है? अगला है, क्यू की बहन कौन है? और चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन 2 शादीशुदा जोड़े हैं? तो इस प्रकार से 4 सवाल इस पहले प्रश्न में हैं। तो अब हमें कैसे सॉल्व करना है ना, सॉल्व करने के तरीके को अब समझेंगे। तो पहले आप लोगों को वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना है, उसके बाद हमारे आंसर को देखना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और अब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका डायग्राम तैयार करेंगे। ठीक है, प्रश्न को पढ़ेंगे, कथन के अनुसार इसका डायग्राम तैयार करेंगे और तब हमें सारे क्लू मिल जाएंगे कि कौन क्या है। तो सबसे पहला क्लू इसमें कहता है कि एम, एन, ओ, पी, क्यू तथा आर सदस्य हैं, टोटल 6। तो हम इस प्रकार से इसको अरेंज करेंगे कथन के अनुसार। एन एक व्यवसाय है तथा क्यू का पिता है, तो क्यू को हम सबसे लास्ट में रखेंगे और क्यू का पिता कौन है? तो एन है। यहाँ पे एक छोटा सा लाइन में लिख देंगे कि क्यू का पिता तथा बिजनेसमैन। ठीक है, क्योंकि इसको लिखते जाना है, क्योंकि हो सकता है कि बाद में पूछेगा कि कौन क्या है। उसके बाद अगला क्लू क्या है? तो अगला क्लू है कि आर ओ का दादा है तथा प्रॉपर्टी डीलर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर जो है वह ओ का दादा है, यानी कि एन का पिता होगा ये, है ना। क्योंकि अभी यहाँ निश्चित नहीं है कि ओ जो है वो एन की बेटी है, हालांकि ये निश्चित नहीं है, लेकिन अभी हम मान करके ये चलेंगे कि ओ और क्यू जो है वो भाई बहन है। अगला है कि पी क्यू की दादी है तथा गृहिणी है। पी कौन है? तो पी जो है वह क्यू की दादी है। ठीक है, यानी कि इससे स्पष्ट हो गया कि पी और आर दादा दादी हैं। पी और आर दादा दादी हैं और ये पहले शादीशुदा जोड़े हैं। ठीक है, अगला क्लू है ओ एम की बेटी है, यानी कि इससे स्पष्ट हो गया कि ओ जो है वो एम की बेटी है। तो एम और एन ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, पति पत्नी हो गए, और ओ और क्यू भाई बहन हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायग्राम बना करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब जो सवाल पूछे गए हैं कि एम का ससुर कौन है, तो एम का ससुर कौन होगा? अब इस डायग्राम के अनुसार आप आसानी से बता सकते हो कि एम का ससुर आर है। कौन है? तो आर है। हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम का क्या व्यवसाय है? तो एम का व्यवसाय महिला प्रवक्ता का होगा, है ना। एम का व्यवसाय क्या होगा? तो यहाँ प्रवक्ता का होगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि परिवार में एक व्यवसायी, तो एक व्यवसायी एन हो गया। एक प्रॉपर्टी डीलर, तो दादाजी प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आर प्रॉपर्टी डीलर हो गया। एक महिला प्रवक्ता, तो महिला इसमें 3 हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इस डायग्राम में तो महिलाएं 3 हैं, पी, एम और ओ, ये तीनों महिलाएं हैं। तो पी तो कह रहा है कि दादी है तथा गृहिणी है, तो चूँकि गृहिणी है तो वह प्रवक्ता नहीं हो सकती है। ठीक है, और 2 विद्यार्थी हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं वो विद्यार्थी हैं, है ना। और एम जो है वह प्रवक्ता हो गई। तो एम का व्यवसाय क्या है? तो प्रवक्ता का। क्यू की बहन कौन है? तो क्यू की बहन ओ है। क्यू की बहन ओ है, स्पष्ट है डायग्राम से। निम्न में कौन 2 शादीशुदा जोड़े हैं? तो एम एन और पी आर शादीशुदा जोड़े हैं। डायग्राम से हम स्पष्ट रूप से इसे बता सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 से 8 श्रेणी क्रम पर आधारित है और पहला सवाल आपके सामने है,
15, 32, 67, 138, क्वेश्चन मार्क 568। क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा सही ऑप्शन होगा आपको ये बताना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15, 32, 67, 68, 138 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 568 है। तो इसमें क्लू खोजेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों में सभी पदों में समान डिफरेंसेस होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि 15 से 32, तो 15 से 32 कैसे आया, तो 15 गुने 2 30, 30 जोड़ 2 32, यानी कि गुने 2 और जोड़ 2 का पैटर्न चला। अब इसके बाद 32 से 67, तो 32 दूनी 64 और 64 और 3 67, तो यहाँ पे गुने 2 प्लस 3 का पैटर्न चला। फिर 67 से 138, तो गुने 2 और जोड़ 4 का पैटर्न यहाँ पे है। उसी प्रकार से अगले में 138 के बाद क्या आ जाएगा, गुना 2 प्लस 5, तो 138 गुना 2 कितना हो जाएगा, 138 गुना 2, 8 दूनी 16 के 6, बाकी 1, 13 दूनी 26, 1 27, 276 और प्लस 5, 276, 5, 281। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। छठा प्रश्न है 2, 9, 28, 65, 126 वाट। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा आ जाएगा। तो यहाँ भी पैटर्न देखेंगे, पैटर्न मिल जाना चाहिए। तो 2 और 9 के बीच कितना का अंतराल है, 2 और 9 के बीच 7 का अंतराल है ना, प्लस 7। उसके बाद 9 और 28 के बीच कितना का अंतराल है, तो प्लस 9, 19 और 9 28 प्लस 19। फिर 28 और 65 के बीच कितना का अंतराल है, तो 65 में से 28 आप घटा दो, 15 में से 8 घट गया 7 और 5 में से 2 घट गया 3, प्लस 37। उसके बाद फिर 65 और 126 में कितने का अंतराल है, तो 6 में से 5 घटा दो तो 1 और 12 में से 6 घट जाएगा तो 6, 61 का अंतराल है। तो प्लस 7 इधर हम लिखते हैं, प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 और प्लस 61। ठीक है, अब इनके बीच अंतराल को देखना है, प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24। अब यहाँ पे अब देखो कि 12, 6 18, 6 24, 6 का अंतराल चल रहा। तो अगला जो आएगा तो 24 और 6 30 हो जाएगा, है ना। और 61 में 30 जब जोड़ेंगे तो आएगा 91। अब 91 को जोड़ना है 126 में, यानी कि 126 और 91 कितना हो जाएगा, 126 प्लस 91, तो 6 1 7, है ना, और 12 9 21, तो 217 हमारा सही ऑप्शन हो गया। अब अगला प्रश्न है 19, 29, 41, 55 वाट 89। अब इसमें देखेंगे कि क्या करना है। तो 19 और 29 कितना डिफरेंस हो गया, 10 का डिफरेंस हुआ, है ना, 10 का डिफरेंस यहाँ पे लेंगे, 10 का डिफरेंस हो गया। 29 और 41, तो 29 में 12 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, है ना, 12 का डिफरेंस हो गया। 41 55 14 का डिफरेंस हो गया। तो अब अगला में कितने का डिफरेंस जाएगा, 10 12 14 16, है ना। तो 55 में 16 आप जोड़िए, तो 55 प्लस 16 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 5 11, 5 1 6 1 7, 71। और 71 अगला पद भी हम चेक कर लेंगे। 71 में 18 जोड़ने पर 89 आना चाहिए, तो 71 जोड़ 18 89 होता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, इस प्रश्न का 71 सही आंसर है। अगला सवाल है 64 63 49 49 48 36 36 35 25 25 24, इसके बाद क्या आएगा। तो इसमें भी पैटर्न को ढूंढेंगे कि क्या पैटर्न इसमें डाला हुआ है। तो 64 उसके बाद आया 63, यानी कि -1 आ गया। फिर 63 के बाद आ गया 49, तो 63 में 49 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 9 घट गया 4 और 5 में से 4 घट गया 1, 14 -14 आ गया। फिर 49 में 49 घटा तो 0 हो गया। 49 में 48 घटा, फिर -1 हुआ। फिर
48 में 36 घटेगा तो -12 हो जाएगा। 36 में 36 घटेगा तो 0 हो जाएगा। 36 में 35 घटेगा तो -1 हो जाएगा। 35 में 25 घटा तो -10 हो गया। 25 में 25 गया तो 0 हो गया। 25 में 24 गया तो -1 हो गया। यानी कि 0 -1 उसके बाद -14, फिर 0 -1 उसके बाद -12, 0 -1 -10, फिर 0 है ना, 0 -1 का ये पैटर्न चल रहा है। तो जब हमारा पैटर्न यहाँ पे मिल जाएगा तो अब हम देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। अब आगे क्या होना चाहिए, -1 के बाद क्या होता है, -8 है ना। 0 -1 उसके बाद माइनस, चूँकि यहाँ से -14 हुआ, फिर -12 हुआ, फिर -10 हुआ, तो अब होगा -8। तो 24 में से 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 16। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 16, इसका आंसर होगा 8वें नंबर का आंसर 16। अगला प्रश्न आपके सामने है, विलुप्त संख्या ज्ञात करें। और विलुप्त संख्या ज्ञात करना है इस प्रकार से, आपको यहाँ देख लो प्रश्न को मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये प्रश्न आपका रहा 25, 15, 375, 12, 14, 159, 8, 9 कितना होगा। ये आसान सा सवाल है क्योंकि यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करते हुए 25 गुने 15 375 आ जाएगा, 12 गुने 14 168 आ जाएगा, तो 8 गुने 9 करेंगे तो कितना आएगा, 72 72 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। तो 10वां सवाल आपके सामने है, यदि ऑक्यूपेशन का कूट रूप ये दिया हुआ है तो प्रोफेशन का कूट रूप क्या होगा। तो आइए समझें कि इस प्रकार के सवाल कैसे बनते हैं। तो आप यहाँ पे इसका उत्तर देखें, OCCUPATION, इसके जो कूट रूप थे इसको जस्ट नीचे लिखें और अंतर देखें कि क्या डिफरेंस है ना। तो O में +2 करने पर Q आ रहा है ना, OPQ, +2 जोड़ें तो Q आ गया। CDE +2 जोड़ने पर यहाँ पे E आ गया, यानी कि प्रत्येक अक्षर में +2 किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें प्रोफेशन में भी क्या करना है, +2 प्रत्येक अक्षर में करना है। तो ये कूट निकल करके आएगा RTQHGUUKQP। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 11वां सवाल देखेंगे कि यदि पोटेंशियल का कूट रूप ये दिया हुआ है तो आपको टैलेंट का कूट रूप बताना है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि प्रत्येक अक्षर के सामने क्या कूट है, यानी कि क्या कोडिंग की गई है। तो दूसरे शब्द के जो अक्षर हैं वो इसी में अगर मिल रहे हैं तब हम इस पैटर्न का उपयोग करेंगे। आप देखो कि TALENT, टैलेंट जो है वो पोटेंशियल में मिल रहा है। तो हमने क्या किया कि सारे कोडिंग वाले अक्षर को डिनोट कर लिया और फिर वहाँ से उठा करके इसका कोड बना लिया। जैसे T का 7 है तो 7 लिख दिए, A का 1 है तो 1 लिखें, L का 4 है तो 4 लिखें, E का 2 है तो 2 लिख दिए, N का 4 है तो 4 लिख दिए, फिर T का 7 है तो 7 लिख दिए। तो इस प्रकार से हमारा 41 42 47 आ गया। और यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि 71 42 47 दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, बेमेल को छांटें। बेमेल को छांटना है, इन 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा एक अलग है। तो आप कैसे इसको देखोगे, कैसे पैटर्न को समझोगे, तो इसका आप आंसर यहाँ पे देखो, इस प्रकार से आपको करना है। प्रत्येक ऑप्शन के जो भी अक्षर हैं तो प्रत्येक के जोड़े बना करके हम उसके बीच के डिफरेंस को देखेंगे। D का स्थान चौथा है, A का स्थान पहला है, 4 में से 1 घटा तो -3 बच गया। इसी प्रकार से E का स्थान 5वां और H का स्थान 8वां है, 5 में 3 जुटेगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी कि -3 + 3 का पैटर्न चल रहा है, -3 + 3 का पैटर्न चल रहा है। इसमें देखिए -2 माइनस और +3 है, यहाँ पे -3 + 3 का पैटर्न मिल रहा है। तो ये तीनों एक जैसे हैं जबकि दूसरा ऑप्शन अलग है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको पैटर्न को समझना है। सबसे बड़ी बात है कि पैटर्न को आप समझें और पैटर्न के अनुसार आपको देख लेना है और फिर उसको कोडिंग करनी है, डिकोडिंग करनी है, सॉरी, है ना, डिकोडिंग यहाँ पे करनी है। अगला सवाल आपके सामने आ गया कि निम्न अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्न संख्या 13 से 16 तक के उत्तर दीजिए। मरियम कुंती
बेगम, शिल्पी और मीरा 5 सहेलियां हैं। प्रत्येक के पास 6 गेंद है। मरियम ने 3 गेंद शिल्पी को दी, जिसने 2-2 गेंद कुंती और मीरा को दे दी। बेगम ने 4 गेंद मरियम को दी, जिसने बदले में 3-3 गेंद कुंती और मीरा को दे दी। कुंती ने 5 गेंद बेगम को दी और मीरा ने 4 गेंद शिल्पी को दी। यानी कि आपस में गेंदों की अदला बदली की गई है। अब प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। कुंती के पास कितनी गेंदें हैं, आपको बताना है। अगला प्रश्न है बेगम के पास कितनी गेंदें हैं, यह भी बताना है। किसके पास सबसे कम गेंदें हैं, और आखिरी प्रश्न किसके पास सबसे ज़्यादा गेंदें हैं। तो आप देखो कि इस प्रकार के 4 प्रश्न आपके सामने इस अनुच्छेद से दिए गए हैं। तो आप इसको पढ़ करके इसका आंसर देने का प्रयास करो। हम बढ़ते हैं आंसर की ओर और देखेंगे इस प्रकार से हम इसका एक सारणी बनाएंगे। क्रम संख्या दे देंगे, सहेलियों के नाम लिख लेंगे और पास में कितनी गेंदें हैं और वे एक दूसरे को कितनी गेंदें देती हैं और फिर एक दूसरे से कितनी गेंदें लेती हैं और कुल शेष गेंदें उनके पास कितनी बचती हैं। तो इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे और सवाल को पढ़ते जाएंगे फटाफट और सारे कॉलम को फुलफिल कर लेंगे। कौन किससे गेंदें लेती हैं, तो जिससे गेंदें लेंगी वो प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, और अगर गेंदें देंगी तो माइनस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास प्लस माइनस करके जो बचेगा वो हमारा कुल शेष गेंद हो जाएगा। यहाँ पे आप इस प्रकार से सारणी तैयार कर लेना है आपको। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस सारणी से हम आसानी से सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि कुंती के पास कितनी गेंदें हैं। तो आइए देखिए कि कुंती के पास कितनी गेंदें हैं। तो यहाँ पे कुंती के पास 6 गेंदें हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बेगम के पास कितनी गेंदें हैं। तो बेगम के पास आप देखेंगे कि 7 गेंदें बच रही हैं, तो 7 गेंदें। अगला प्रश्न है कि किसके पास सबसे कम गेंद है। तो सबसे कम गेंद यहाँ पे आप देखो, एक न्यूनतम और अधिकतम मैंने यहाँ पे अंकित कर दिया है। न्यूनतम अधिकतम पूछा गया था, तो सबसे कम गेंदें मरियम के पास है और सबसे अधिक गेंद शिल्पी के पास है। तो इस प्रकार से सारणी बना करके ऐसे प्रश्नों को टैकल करना है। अब अगला सवाल आपके सामने है, निम्न अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्न संख्या 17 से 20 तक के उत्तर दें। ए तथा बी क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं, यानी कि ए और बी क्रिकेट और टेनिस दोनों चीज़ें खेलते हैं। बी तथा डी हॉकी खेलते हैं। ए तथा सी वॉलीबॉल और टेनिस खेलते हैं। सी, डी तथा ई फुटबॉल खेलते हैं। अब इस प्रश्न को पढ़ करके, इस अनुच्छेद को पढ़ करके फिर इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए जाएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पहला प्रश्न इससे है कि क्रिकेट, टेनिस तथा वॉलीबॉल कौन खेलता है। फिर अगला प्रश्न है कि केवल फुटबॉल कौन खेलता है। फिर अगला प्रश्न है कि हॉकी तथा फुटबॉल कौन खेलता है। फिर अगला प्रश्न देखें वॉलीबॉल तथा फुटबॉल कौन खेलता है। इस प्रकार से 4 प्रश्न इससे तैयार किए गए हैं। आपको वीडियो को पॉज करके कोशिश करनी है कि पहले आप खुद से ट्राई करो, इसके बाद हमारे आंसर को देखो। तो अब चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर और आंसर में देखेंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एक सारणी तैयार कर लेते हैं। क्रम संख्या खिलाड़ियों के नाम यानी कि खिलाड़ी को दर्शाएंगे, उसके बाद खेल को दर्शाएंगे। ठीक है, ए और बी क्रिकेट तथा टेनिस दोनों चीज़ें खेलते हैं, तो ए एंड बी क्रिकेट प्लस टेनिस दर्शा दिया यहाँ पे। बी एंड डी हॉकी खेलते हैं। ए एंड सी वॉलीबॉल प्लस टेनिस दोनों चीज़ें खेलते हैं। सी, डी एंड ई फुटबॉल खेलते हैं। अब इस प्रकार से जब हम सारणी बना लेंगे तो हमारे लिए किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाएगा। पहला सवाल है कि क्रिकेट, टेनिस तथा वॉलीबॉल कौन खेलता है। तो क्रिकेट, टेनिस तथा वॉलीबॉल, देखिए आप यहाँ पे टैली कीजिए कि क्रिकेट प्लस टेनिस और उसके बाद वॉलीबॉल। तो इन दोनों कॉलम में क्या कॉमन है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है ना। तो ए दोनों में कॉमन है, यानी कि ए वह खिलाड़ी है जो क्रिकेट, टेनिस तथा वॉलीबॉल तीनों चीज़ें खेलता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, पहला ऑप्शन है ना। दूसरा प्रश्न है कि केवल फुटबॉल कौन खेलता है। तो आप देखो यहाँ पे कि फुटबॉल में सी, डी एंड ई तीन खिलाड़ी हैं और सी इधर भी है, डी इधर भी है, लेकिन ई कहीं नहीं है। तो ई जो है वो केवल फुटबॉल खेलता है। ई ऐसा खिलाड़ी है जो केवल फुटबॉल खेलता है। तो पहला प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हॉकी और फुटबॉल कौन खेलता है। तो आपको यहाँ पे सारणी से पता चल जाएगा हॉकी और फुटबॉल। तो हॉकी और फुटबॉल वाले कॉलम में देखें कि कौन सा टैली कर रहा है, डी टैली कर रहा है ना। डी कॉमन है दोनों में, तो डी वह खिलाड़ी है जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है।
तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल तथा फुटबॉल। तो वॉलीबॉल और फुटबॉल वाले कॉलम में देखेंगे क्या टैली कर रहा है, तो यहाँ पे सी टैली कर रहा है, सी कॉमन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। वॉलीबॉल और फुटबॉल सी खेलता है। चलिए, इस प्रकार से हमें ऐसे प्रश्नों को टैकल करना है। उम्मीद है कि आपको यह आइडिया समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न है, एक प्रारंभ बिंदु से एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर के 2 किलोमीटर पैदल चलता है, फिर पीछे मुड़कर के 1 किलोमीटर सीधा जाता है और फिर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर वहां से जाता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितना दूर है। आप इसका डायग्राम बना करके इसका आंसर दे सकते हो। काफ़ी आसान हो जाता है डायग्राम बनाने से। जैसे इस प्रकार से हम लोग डायग्राम बना लेंगे। प्रारंभ बिंदु मान लेते हैं कि ये प्रारंभ बिंदु है। यहाँ से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से उसने टर्न लिया, है ना, पश्चिम की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर उसने दूरी तय की और फिर सीधा पीछे मुड़ गया। पीछे मुड़ा यानी कि सीधे बैक हो गया, पूरब साइड हो गया, है ना, पूरब दिशा में हो गया और 2 किलोमीटर चला, सॉरी 1 किलोमीटर चला और 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर वहाँ से उसने पूरब दिशा में 5 किलोमीटर दूरी तय की। तो आप यहाँ पे देखो कि इस प्रकार से जब उसने यू टर्न लिया, उसी रास्ते पे 1 किलोमीटर चलने के बाद 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला, तो 2 किलोमीटर के बाद उसकी दूरी कितनी बच जाएगी, 4 किलोमीटर, है ना, क्योंकि 5 किलोमीटर वो चला तो यहाँ पे 4 किलोमीटर बच गया और ये दूरी 3 किलोमीटर है। यहाँ पे आप देखो कि राइट एंगल बन रहा है और ये भुजा पूछा जा रहा है। तो इस भुजा को निकालने का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से है और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण का सूत्र लगा देंगे, है ना, h = √b² + p², है ना। तो b हमारा यहाँ पे 4 है, 4 चौक 16 हो जाएगा और p 3 है, तो 16 + 9 25, √25 का मान 5 आता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 5 किलोमीटर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि 3 दिसंबर को शनिवार है, 3 दिसंबर को शनिवार है, तो उस माह का अंतिम दिन कौन सा होगा। 3 दिसंबर को शनिवार है, ठीक है, 3 दिसंबर को सैटरडे है। अब आप इसके बिहाफ पर आगे के सप्ताह को देखते जाना आपको कि 3 दिसंबर के बाद अगला सप्ताह यानी कि अगला वीक 3 और 7 10 दिसंबर को शनिवार होगा, फिर 17 दिसंबर को शनिवार होगा, फिर 24 दिसंबर को शनिवार होगा, फिर 31 दिसंबर को भी शनिवार होगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, 31 दिसंबर को शनिवार होगा। अगला प्रश्न है कि यदि 6 + 7 = 43, 5 + 6 = 31 और 4 + 5 = क्या होगा पूछा जा रहा है। तो आपको आइडिया लगाना है कि 6 + 7 यानी कि 6 + 7 = 43 दिया है। अगर हम 6 × 7 करते हैं, 6 × 7 42 आता है, इसमें +1 करें तो आता है 43, है ना। 5 × 6 = 30, 30 + 1 = 31, यानी कि दोनों अंकों को गुना करके 1 जोड़ा जा रहा है। ये पैटर्न है। पैटर्न को अगर आप पकड़ लेते हो तो किसी भी सवाल को हल करना आसान हो जाता है। तो अब 4 + 5 की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 20 और 1 = 21। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है कि एक नगर की जनसंख्या में 45% पुरुष और 40% महिलाएं हैं। यदि बच्चों की संख्या 30,000 है तो नगर की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। इधर मैंने थोड़ा सा स्पेस लिया है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि नगर की कुल जनसंख्या x है, ठीक है। कैसे, इसको पहले प्रोसेस समझ लेते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो नगर की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या को जोड़ करके घटाएंगे तो बच्चों की संख्या आ जाएगी, है ना। और इस प्रकार से हमारा एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा और उस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। इस प्रकार से हम नगर की कुल जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो x का 45%, है ना। तो x का 45% कितना हो जाएगा, x + 45/100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, 9x/20
ये पुरुषों की जनसंख्या हो गई, है ना। आप इसे नोट करते चलिए। अब आगे हम महिला की जनसंख्या ले लेते हैं। x का 40%, यानी कि 40/100, ठीक है। 40/100 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कट करके कितना आ जाएगा, एक 0 0 ऐसे कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 2x/5 ये महिला की जनसंख्या हो गई, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। x यानी कि कुल जनसंख्या, x में हम क्या करेंगे, माइनस और ब्रैकेट डाल करके पुरुषों की जनसंख्या 9x/20 और प्लस महिला की जनसंख्या कितनी थी, 2x/5 इक्वल टू 30,000, यानी कि बच्चों की संख्या। अब यहाँ पे इसको जब हल करेंगे तो हल करने के बाद हमारा मान आ जाता है 2 लाख, ठीक है। आप इसे हल कर लेंगे इक्वेशन को, तो 2 लाख हल करने के बाद आएगा, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है। आखिरी सवाल है, प्रीति की अपनी कक्षा में ऊपर तथा नीचे से 38वीं रैंक है। प्रीति की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ये रैंक पर आधारित सवाल है, ठीक है। अब जैसे इस प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पे प्रीति बैठी हुई है और प्रीति जहाँ बैठी है वह आगे से भी 38वीं रैंक है और पीछे से भी 38वीं रैंक है, ठीक है। यानी कि वह 38वीं सीट पर बैठी हुई है। तो कुल कितने स्टूडेंट हैं उस क्लास के अंदर? तो आपको यहाँ पे ये समझना है, पहले इसको छोटे से उदाहरण से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कतार में खड़े हैं और आपका आगे से दूसरा रैंक है और पीछे से भी दूसरा रैंक है, तो आपकी कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? स्पष्ट है कि आपकी कतार में कुल 3 व्यक्ति हैं, है ना। पीछे से भी आपका दूसरा रैंक है और आगे से भी दूसरा रैंक है। तो अब यहाँ पे इस सवाल को आप आसानी से समझ पाओगे कि प्रीति की रैंक 38 है, यानी कि उसके पहले कुल 37 विद्यार्थी हैं और इधर भी कुल 37 विद्यार्थी हैं। तो 37 और 37 को ऐड करने पर आता है 74 और एक प्रीति की रैंक +1 हो जाएगी, तो 75 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इन सारे सवालों का आंसर शीट भी मैंने दे दिया है, आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।